नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, कई टर्मोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेन है इसका वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये पढ़ना है कि जैसे कि अगर प्योर वाटर है और हम उसका सॉल्यूशन बना दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाएगा, या फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट जाएगा, या वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट कितना आएगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर में डिक्रीमेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाला जाएगा। ये चार चीज़ें हमें कोलिगेटिव में पढ़ना है, जो कि हम आगे और ये पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। ठीक है, तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो तुम लोग 9th-10th में पढ़े होंगे कि सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है, और एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना। हम यहाँ मेनली ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है। तो थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहा हूँ। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे मान लो NaCl को, सॉल्ट को पानी में डिजोल्व कर दो, तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट ऊपर लेयर में कम होगा, नीचे के लेयर में ज्यादा होगा। सॉल्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और पार्टिकल, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में थोड़ा सा सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो होता है वो ज्यादा होता है। जैसे मिल्क, ब्लड, ये सब कोलाइडल के एग्जाम्पल है। और सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज और ज्यादा बड़ा होता है, जैसे मड। और वो सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस होता है, जिससे कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। तो मेन जो है पढ़ना है यहाँ ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन। तो पहला हम यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो हम यहाँ मेनली पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, कोलाइडल और सस्पेंशन ये दूसरे टॉपिक में आएगा। तो हम यहाँ भी देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो पहला हम डिफिनेशन लिखते हैं कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। तो लिखना होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर substance, homogeneous mixture of two or more substance whose composition, ये वॉल्यूम 3 में मिलेगा तुम्हें, अगर वॉल्यूम 3 तो मिला नहीं होगा तुम्हें। whose composition vary within certain limit is known as true solution. एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सॉल्ट इन वाटर, सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सुगर इन वाटर। यहीं पर मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और एक है सॉल्वेंट। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन lesser
amount with respect to solvent, solvent, the component present in greater amount with respect to solute। तो यहां समझना पहले, हम सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। जब एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया जाता है तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या है डिफिनेशन? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना। ऐसा नहीं कि अगर हमने यहां पर एक सॉल्यूशन बना दिया तो इधर NaCl का अमाउंट ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, ऐसा नहीं होगा। टॉप टू बॉटम लेयर तक सारे जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस विथ कंपोजिशन वैरी विद इन सर्टेन लिमिट, मतलब उसका कंपोजिशन कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे NaCl हमने 10 मोल डाला, हो सकता है 20 मोल डाल दे, हो सकता है 30 मोल डाल दे। वाटर हो सकता है 1 लीटर ले ले, 2 लीटर ले ले, तो उसका हम कंपोजिशन वैरी विद सर्टेन लिमिट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। उसको हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, दो डिफिनेशन और है यहाँ पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जानते ही हो कि कंपोनेंट अगर कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। अगर कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन बनता है। ये बेसिक डिफिनेशन हुआ एक सॉल्यूशन का, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो दिस वन इज ए बेसिक डिफिनेशन। क्लियर हो गया? लिख लिए सबने? चलो आगे देखते हैं। हटा दूं? नेक्स्ट कुछ और टर्मोलॉजी है जिसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ताकि जब हमें न्यूमेरिकल्स बनाने को आए वो टर्मोलॉजी हमें ऐसा ना लगे कि वो टर्मोलॉजी नया है क्या। तो उस टर्मोलॉजी को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखना बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? तो नाम से भी क्लियर हो रहा है, बाइनरी यानी द सॉल्यूशन which has only two component
अगर केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, केवल दो ही कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट नहीं होगा, तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। कई बार न्यूमेरिकल्स में लिख के आएगा तुम्हें कि बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें भी आएगा आइडियल सॉल्यूशन। आपको आवाज आ रहा है? बाइनरी सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड जो है हमारा टर्मिनोलॉजी, वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर द सॉल्यूशन इन विच solvent is much greater than solute है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। थर्ड वन है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड बोलेंगे द सॉल्यूशन इन विच the solution in which solvent is not much greater than solute, इसको हम बोलेंगे कि वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें हम लिखेंगे इफ मोर solute particle will dissolved, if more solute particle will be dissolved in solvent, that is unsaturated solution। नेक्स्ट है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें हम लिखेंगे द सॉल्यूशन इन विच no more solute particle will dissolved is known as saturated solution। फिफ्थ सिक्स है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, the solution in which more solute particles will dissolved by external effect
बाय एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो पहले समझ लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे हम। पहले समझ लो, इसके बाद लिखना। पहला है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट अगर होगा, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट केवल दो ही होंगे, तीसरा कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। डाइल्यूट, डाइल्यूट में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, यानी सॉल्वेंट इज मच मच हायर देन सॉल्यूट। जैसे मान लो हमने घर में शरबत बनाया, पानी ज्यादा मिला दिया और शुगर कम है, तो हम बोलेंगे कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर मान लो शरबत ज्यादा मीठा हो गया, यानी शुगर के अमाउंट ज्यादा है और सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तो ज्यादा मीठा वाला शरबत हम बोल देंगे कंसंट्रेटेड है। तो इसमें सॉल्वेंट के अमाउंट ज्यादा तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ध्यान से यहां देखना, मान लो तुम 1 लीटर वाटर ले लिए और तुम उसमें NaCl को डिजोल्व करते जा रहे हो। ये मैं सैचुरेटेड बताया था तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में। NaCl को तुम डिजोल्व करते जा रहे हो, डिजोल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कंडीशन में है। यानी इफ मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स विल डिजोल्व इन सॉल्वेंट, अभी और हम डिजोल्व कर सकते हैं, तो हम बोल देंगे कि वो सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड कंडीशन में है। जब एक समय डिजोल्व करते गए ऐसा हुआ कि अब डिजोल्व नहीं होगा, तो अब डिजोल्व नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया है। ठीक है, जैसे हम भी अभी सैचुरेटेड कंडीशन में आ गए हैं, जिंदगी भी सॉल्यूशन बन गया है, कभी डाइल्यूट हो जा रहा है, कभी कंसंट्रेटेड हो जा रहा है, तो कभी बाइनरी हो जा रहा है, तो कभी सुपर सैचुरेटेड बना दे रहे हैं। तो जैसे लाइफ की तरह है, ये लाइफ एक सॉल्यूशन की तरह है, तो हर किसी का लाइफ सॉल्यूशन बन गया है। कभी लोग बाइनरी बना दे रहे हैं, तो कभी डाइल्यूट हो जा रहा है, तो कभी कंसंट्रेटेड हो जा रहा है, कभी सैचुरेटेड हो जा रहा है, कभी अनसैचुरेटेड हो जा रहा है, और कभी उसको अलग से हीट वगैरह दे के सुपर सैचुरेटेड बनाया जा रहा है। तो अगर डिजोल्व नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम अमाउंट अगर डिजोल्व है उसके अंदर, एक भी पार्टिकल उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। लेकिन बोला गया कि अब तुम सैचुरेटेड हो चुके हो और डिजोल्व करो, तो ये बोलेगा कि नहीं हम और डिजोल्व नहीं करेंगे। तो बोलेगा ऐसे कैसे, हमारे पास और भी फैक्टर है। तो उसने क्या किया कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया और एक्स्ट्रा इसके अंदर के मोल को डिजोल्व करवा दिया, तो उसको बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो गया है, सुपर पावर आ चुका है उसमें। तो टेम्परेचर और प्रेशर देके उसको सुपर सैचुरेटेड बनाया जाता है। ठीक है, और जब कूलिंग होता है तो जो भी बना होता है वो फिर से रिटर्न हो जाता है। तो लाइफ भी है एक क्या? सॉल्यूशन, जिसमें कभी डाइल्यूट होते हैं हम, तो कभी कंसंट्रेटेड होते हैं, तो कभी हम सैचुरेटेड होते हैं, तो कभी हम अनसैचुरेटेड होते हैं, और जब सब हो जाते हैं तो सुपर सैचुरेटेड बना दिया जाता है। सॉल्यूशन में और कौन से कंपोनेंट होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट छोड़ के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट छोड़ के और तीसरा कंपोनेंट कौन होता है? कोई नहीं।
दो ही कंपोनेंट होंगे, एक डिजोल्व करने वाला और एक डिजोल्व करवाने वाला। जैसे क्लास में एक पढ़ने वाला एक पढ़ाने वाला, तीसरा कंपोनेंट कौन है? तो ये लिख लिए होगे। अच्छा, बाइनरी में केवल 2 क्यों? अब मान लो घर पे तुम शुगर भी डाल दो, NaCl भी डाल दो और पानी भी डाल दो, तो 3 कंपोनेंट हो गए, तो उसको हम टाइनरी बोल देंगे। तो 2 कंपोनेंट मतलब केवल शुगर और वाटर ही रखो तो उसको 2 कंपोनेंट बोला जाएगा। अगर शुगर भी डाल दो, NaCl भी डाल दो, वाटर भी डाल दो, कुछ और डालना है तो वो भी डाल दो, तो वो एक 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो जाएंगे, तो उसको हम बाइनरी नहीं बोलेंगे। बाइनरी मतलब 2 ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर मान लो 2 सॉल्यूट डाल दिए, शुगर और NaCl, तो मतलब कंपोनेंट तो 2 ही हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब मान लो दुनिया में आदमी तो 2 ही हैं, एक जेंट्स और एक मेल, सॉरी एक मेल और एक फीमेल। अब उसमें एक बच्चा भी है, बूढ़े भी हैं, तो उसी तरह से केवल 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। लेकिन अगर मान लो 2 सॉल्यूट आ गया तो उसको हम ट्राइनरी, क्वाटनरी, पेंटनरी, जितना मिला उतना बन जाएगा। ये सबने लिख लिया? ये सबने लिखा क्या? हटा दूं? चलो, तो हमने 6 यहां पर टर्मोलॉजी देखा। अब 7वां टर्मोलॉजी, 7वां है एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बार बार लिख के आएगा इन ए एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर हो उसको हम एक्वस बोलते हैं। तो नेक्स्ट 7 टर्मोलॉजी हम लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इसको हम बोलेंगे द सॉल्यूशन in which water act as a solvent, उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे वाटर प्लस NaCl, दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर मान लो कि सॉल्वेंट के जगह पे वाटर नहीं है, नॉन एक्वस, तो हम सबके लिए सेपरेट सेपरेट नाम नहीं रखेंगे। द सॉल्यूशन इन विच solvent the solution in which water is not act as a solvent। तो सॉल्वेंट कौन कौन हो सकते हैं? वाटर नॉट एक्ट एज ए सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और कौन कौन से हो सकते हैं? तो सॉल्वेंट हो सकता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, C6S लिक्विड SO2। ये सब एज ए सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं। अल्कोहल भी एज ए हम सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। ईथर को भी हम एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। तो इन सब को हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि यहां सॉल्वेंट के तौर पे वाटर नहीं है। दैट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कुछ सेपरेट नाम भी दिया गया है,
जैसे अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट होता है तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इनमें भी सेपरेट नाम दे सकते हैं। अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट हम उसको बोलते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर अमोनिया एज ए सॉल्वेंट है, अमोनिया को भी हम सॉल्वेंट बना सकते हैं, अमोनिया NH3, अमोनिया एज ए सॉल्वेंट उसको बोलते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन। ठीक है। अगर ईथर एज ए सॉल्वेंट है, ईथर एज ए सॉल्वेंट तो हम उसको बोलते हैं इथर्नल, इथरियल, इथरियल सॉल्यूशन। मर्क्यूरी को भी ले सकते हैं क्योंकि मर्क्यूरी भी लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो यहां पर जो टर्मिनोलॉजी आया वो एक्वस नॉन एक्वस सबने लिख लिया। विशाल कोहली का क्वेश्चन है कि सर अल्कोहल को पानी में मिलाएंगे तो अल्कोहलिक बोलेंगे कि एक्वस बोलेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो कि अल्कोहलिक। तुम लोग को मैं बता दूं कि 2008 में जब मैं जेई का एडवांस का पेपर दे रहा था तो एक पैसेज आया था एडवांस में 12 नंबर का, और सेम टू सेम क्वेश्चन था अल्कोहल और वाटर। जब तुम आओगे अभी पढ़ा लेंगे तो क्वेश्चंस देंगे भी, पैसेज है वो 12 नंबर का 3 क्वेश्चन। हुआ क्या था उसमें, क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट बनाया गया था कि अक्सर मान लो अगर हम वाटर को और अल्कोहल को मिलाते हैं तो हम वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बोलते हैं ना। लेकिन अब मुझे तुम ये बताओ, क्वेश्चंस तो बाद में करवाएंगे, बस इतना बताओ मेरे को कि अगर तुमने एक कंटेनर लिए और उस कंटेनर में 10 ml अल्कोहल है और 50 ml वाटर है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन तुमने लिए जिसमें 10 ml वाटर है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और इसमें 50 ml अल्कोहल है। पर्सन टू पर्सन इसलिए डिपेंड करता है कि अल्कोहल में पानी मिला रहा है कि पानी में अल्कोहल मिला रहा है। कोई दूध में पानी मिलाता है, कोई पानी में दूध मिलाता है। तो मुझे ये बताओ कि जो पहला वाला है 10 ml अल्कोहल है और 50 ml वाटर है, तो मुझे बता इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। पहला वाला में सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। पहला वाला में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो पहला वाला में किसका अमाउंट कम है, सॉल्यूट का भी अभी डिफिनेशन लिखवाया था, जिसका अमाउंट कम होगा। अब ऐसा नहीं कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही रहेगा, NaCl ही रहेगा और शुगर ही रहेगा, ऐसा नहीं है। 2 लिक्विड का भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो अभी अभी सॉल्यूट बताया था, हमने नहीं लिखा था कि सॉलिड में होगा कि सॉल्वेंट में होगा।
तो पहला वाला में ये इसका अमाउंट कम है तो ये सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है। और इसमें घर पर रह के लग रहा है विशाल को ज्यादा दिमाग चला रहे हो, ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। अगर ये हम इसमें अगर बात करें तो इसमें वाटर कम है तो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। अब मिलाने वाला इसमें वाटर में अल्कोहल मिलाया था और मिलाने वाला इसमें अल्कोहल में वाटर मिलाया था। और यही क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में 2008 में दिया था और वहां पर ये वाला एग्जाम्पल दिया था, सेकेंड वाला। तो अक्सर हम क्वेश्चंस जब बनाते हैं तो हमारे दिमाग में वाटर क्या होता है, वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो हम वाटर को सॉल्वेंट मान के बना रहे थे और सारा आंसर भी मिल रहा था। जब आके घर पे क्वेश्चंस का आंसर मिलाए तो तीनों का तीनों रॉन्ग हो गया। तो अब समझ में आया कि रॉन्ग क्यों हुआ, तो हमने वाटर को तो सॉल्यूट माना है, सॉरी वाटर को तो हमने सॉल्वेंट माना है और आंसर भी मैच कर रहा है, मतलब गलत आंसर आने के बावजूद भी मैच कर रहा है। ये 12 का 12 नंबर गोल हो गया यहीं पे। तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट है, ऐसा नहीं है। वाटर अगर कम अमाउंट में है तो सॉल्यूट होता है, अगर अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में है तो सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन। और क्योंकि हम सॉल्वेंट के नाम पे इसका नाम लेते हैं, और इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के नाम पे उसका नाम रखा जाता है। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ वाटर ज्यादा है इसलिए एक्वस बोल दिए, और यहाँ एक अल्कोहल ज्यादा है इसलिए अल्कोहलिक बोल दिए। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये नहीं होता है कि केवल हम शुगर को मिलाए तो शुगर सॉलिड हो गया। दो अगर लिक्विड को भी मिलाओगे तो जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। अगर तुमने, डिपेंड करता है कि तुम अल्कोहल को पानी में मिलाए हो कि पानी में अल्कोहल मिलाए हो। तो इसमें अल्कोहल ज्यादा है पानी कम है, इसमें पानी ज्यादा है अल्कोहल कम है, तो इसलिए सॉल्यूट सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया, इसको एक्वस के नाम से जानेंगे। और इसमें वाटर कम है और अल्कोहल ज्यादा है तो इसको अल्कोहलिक बोल देंगे। लिख लो इसको, डायग्राम बना के लिख लो कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। और जेई उस बार जो क्वेश्चंस पूछा था उस बार वाटर को सॉल्यूट बना दिया था। उसमें देखोगे तो वाटर कम अमाउंट में, लेकिन अक्सर हम दिमाग में क्या बनाते हैं, जब तक हमें इंडिकेट नहीं किया जाता है कि देखो वाटर भी कभी कभी सॉल्यूट हो सकता है, तब तक हम अलर्ट होते नहीं है कि वाटर कैसे सॉल्यूट हो जाएगा। मान लो अल्कोहल है और वाटर है तो वाटर को सॉल्यूट कैसे मान लेंगे हम तो अक्सर वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमने मान के चला था, लेकिन हमें क्या मालूम था कि वो आईआईटी क्या पेपर में था कि वाटर को भी सॉल्यूट बनाया जा सकता है। इसके बाद लिख भी लेना कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हमने 8 टर्मिनोलॉजी देखा सॉल्यूशन का, बाइनरी सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इतने टर्मिनोलॉजी हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा सा हम सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि आखिर सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। व्हाट इज
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? चलो स्टार्ट करें। तो राइट डाउन हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ जो सोल्यूशन हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं ट्रू का देख रहा है, ठीक है। तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ए फिजिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ए फिजिकल चेंज। मतलब क्या हुआ? चलो मतलब आगे बताते हैं, पहले लिख लो। सॉल्यूट कैनॉट बी सेपरेटेड बाय सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट कैनॉट बी separated by solution by filtration। फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता है, तो कैसे किया जाएगा? किया जाएगा सॉल्यूट कैन बी separated by solution by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, या डिस्टिलेशन लिख दे रहा हूं, डिस्टिलेशन से, डिस्टिलेशन और इवोपरेशन। इवोपरेशन इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल and solvent is volatile। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन लाइक डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट depend on relative amount of, depend upon relative amount of solute। Point number 6, solubility can be affected by temperature and pressure। Point number 7, effect of temperature on solid solution, effect of temperature on solid solution, effect of temperature on solid solution
इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल लिख लिए। यस मत बोलना, 5 मिनट लिखो। कौन बोला यस? लिखो आराम से 5 मिनट। पता नहीं लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, सो रहे हो। बिना पेन चलाए लिख रहे हो विशाल कोहली? पेन कौन चला रहा है तुम्हारा? अच्छा, सुन के फास्ट लिखते हो। तो विशाल कोई तुम्हारा पेन चला कौन रहा है? सुतार बोल रहा है कि विशाल का पेन काम करना बंद हो गया है। एक गधा। तुम बस जेसीबी चलाओ, जेसीबी ठीक होना चाहिए। चलो तो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं। पहला है सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट, मान लो अगर हमने NaCl को अगर पानी में डिजोल्व कर दिए तो पहले NaCl सॉलिड फेज में था, और जब पानी में डिजोल्व हो गया तो एक्वस फेज में चला गया। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ए फिजिकल चेंज, मतलब पानी में मिलाने के पहले वो सॉल्ट जो था वो सॉलिड स्टेट में था, और पानी में मिलाने के बाद वो एक्वस फेज में चला गया, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। कहां चले गए? फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ए फिजिकल चेंजेज, नॉट केमिकल चेंजेज, लिख लेना, नॉट केमिकल चेंजेज। फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, मतलब फिजिकल सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा, एक्वस में चला जाएगा। सॉल्यूट को हम अलग नहीं कर सकते हैं फिल्टरेशन से। अगर एक नॉर्मल फिल्टर पेपर ले लें और हम चाहे कि हम फिल्टर कर ले, जैसे मान लो हम चाय बना रहे हैं, तो चाय को जो टी लीफ होता है उसको अलग करने के लिए हम जो यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छननी। तो हम फिल्टर पेपर वैसा ही होता है, तो फिल्टर पेपर जो होता है इसको सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय सॉल्यूशन बाय डिस्टिलेशन। अगर मान लो तुमने सॉल्ट को पानी में डिजोल्व कर दिया, चाहते हो तुम अलग करना, तो फिल्टर पेपर से तो कर नहीं पाओगे, तो कैसे करेंगे? इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब वेपर नहीं बनता है वो, अगर हम हीट करते हैं तो वेपर नहीं बनता है। और सॉल्वेंट जो होता है अगर वोलेटाइल है मतलब वो वेपर बनता है। जैसे मान लो NaCl को पानी में डिजोल्व कर दोगे तो NaCl वेपर नहीं बनेगा, जो उड़ना होगा वही उड़ेगा, दूसरा चीज नहीं उड़ेगा, यानी कि सब कुछ उड़ जाएगा। तो हमें वाटर को उड़ाना है तो वाटर को हीट कर देंगे तो वाटर उड़ जाएगा, और जिसको नहीं उड़ना है वो बच जाएगा। इस तरह से दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। उसके बाद डेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन लाइक डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लो ऐसा है कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और तुम उसमें NaCl को डिजोल्व कर दो, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री अब नहीं रह जाएगा, 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, 100 डिग्री से वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन लाइक डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तुम कितना सॉल्यूट को मिलाए हो, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट होगा उतना ही उस पर इफेक्ट डालेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, जैसे डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, जो हम वाटर में सॉल्युबल उसको डिजोल्व कर रहे हैं। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा अफेक्ट किया जा सकता है, यानी घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन है, मान लो लिक्विड है और सॉलिड है, उस केस में प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, नहीं लगता है। केवल प्रेशर का इफेक्ट गैसियस फेज में लगेगा, गैसियस सॉल्यूशन में। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब हम गैस को उसके अंदर डिजोल्व करवाते हैं तब प्रेशर वहां पर इफेक्ट डाल पाएगा। अगर हम मान लो NaCl को हम पानी में डाल रहे हैं और तुम कितना ही प्रेशर लगा लो तो लोग तुम्हें पागल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट ना तो NaCl पे हो पाएगा नहीं तो वाटर पे हो पाएगा। तो कितना भी तुम प्रेशर लगा लो वो डिजोल्व होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? ये कौन है? सिद्धानाथ? सीधा नहीं नहीं, अच्छा सिद्धांत है। मैं सोचा सिद्धानाथ कहां से आ गया। एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। अच्छा घर पे ही हो ना, तो क्या करो, जाओ अभी दौड़े दौड़े थोड़ा सा पानी लो, उसमें सॉल्ट को डिजोल्व करो और उसको गैस सिगड़ी पर रख दो, तो देखोगे पानी उड़ जाएगा और सॉल्ट तुम्हारा बच जाएगा। तो एग्जाम्पल हो गया डिस्टिलेशन का। इसमें अलग अलग टाइप होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एरोमेटिक प्लांट। डिस्टिलेशन अलग अलग टाइप का होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर? क्लास में कोई है भी नहीं, मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ, धीरे ही बोल सकता हूँ। क्या करोगे, जिंदगी सॉल्यूशन की तरह हो गया है, बदरंग, रंगीन नहीं है। आज एक पोएम बना के देना,
जिंदगी एक सॉल्यूशन है, कभी कंसंट्रेटेड है तो कभी डाइल्यूट है, कभी बाइनरी है तो कभी होमोजीनियस मिक्सचर है। जिंदगी कभी फिजिकल चेंज दिखाता है, केमिकल चेंज दिखाता ही नहीं। कभी वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल से अलग कर देता है, कभी सोलुबिलिटी टेम्परेचर बढ़ा देता है तो कभी प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो कभी सेचुरेटेड हो जाते हैं तो कभी अनसेचुरेटेड हो जाते हैं। कभी लोग मुझे सुपर सेचुरेटेड बना देते हैं। तो पोएम बना के देना एक, ठीक है, देखते हैं किसका अच्छा पोएम है। मैं बता दिया कैसे बनाना है। टॉपिक रहेगा जिंदगी एक सॉल्यूशन है। कभी सेचुरेटेड थे तो कभी अनसेचुरेटेड, तभी लोगों ने मुझे सुपर सेचुरेटेड बना दिया। तब ऐसा लगा कि हम बाइनरी हो गए, तब लोगों ने मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया, फिर हम दोनों अलग हो गए। एक वोलाटाइल था, एक नॉन वोलाटाइल था। वोलाटाइल तो उड़ गया, नॉन वोलाटाइल बच गया। फिर से सोचे कि डाइल्यूट हो जाए, लेकिन किसी ने पानी डाला ही नहीं। चलो ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मत लिख देना कि जिंदगी एक सॉल्यूशन है, गए थे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने तो प्रेसिपिटेट बन गए। प्रेसिपिटेट नहीं बनाना है, उसको डिजोल्व कर देना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हमने देखना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो हम देखेंगे उसका जो बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये कौन भेजा है, जिंदगी एक सॉल्यूशन है, कभी नरम कभी गरम। जिंदगी एक सॉल्यूशन गर्म ही रहता है, उसमें सॉल्यूशन को पानी में मिलाओगे तो हीट निकलता है, एक्जोथर्मिक होता है। तो पहला हम लिखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा है हमारा नहीं सॉल्यूशन का, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा है हमारा, सॉरी हमारा नहीं, तीसरा है गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम 3 टाइप के सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे।
बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट के बेसिस। सॉलिड सॉल्यूशन में, सॉलिड सॉल्यूशन क्यों नाम दिया गया है? अब देखो केमिस्ट्री ये बोलता है कि केवल NaCl को पानी में मिलाना ही सॉल्यूशन नहीं है, दो लिक्विड को मिलाना भी सॉल्यूशन है। अल्कोहल को पानी में मिलाना भी सॉल्यूशन है, NaCl को पानी में मिलाना भी सॉल्यूशन है, शुगर को पानी में मिलाना भी सॉल्यूशन है, शुगर और सॉल्ट को मिला दिए तो भी सॉल्यूशन है, पानी नहीं मिलाओ तो भी सॉल्यूशन बन जाए। केमिस्ट्री बोलता है कोई दो चीज को मिला दो सॉल्यूशन है। अब मान लो घर में बच्चा है खेल रहा है, सब दाल चावल एक ही मिला दिया, वो भी एक सॉल्यूशन बना दिया। तो उसके बेसिस पर हम दो कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, उसको अगर हम मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है कि उसमें जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा, यानी सॉलिड होगा वो, यानी सॉल्वेंट नाम लेते ही ज्यादा हो जाएगा वो। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे वो लिक्विड होगा। और गैस सॉल्यूशन का नाम इसलिए लिया गया है कि सॉल्वेंट के तौर पे गैस होगा। चलो पहले इसको समझते हैं। अगर मैं लिखूं कि सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, यानी पहला वाला अगर मैं नाम लूं, पहला वाला अगर मैं नाम लूं तो ये सॉल्यूट है, और दूसरा वाला अगर नाम लूं तो ये सॉल्वेंट है। यानी सॉलिड इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। शुगर प्लस वाटर इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट के तौर पे ये है, ये सॉल्यूट के तौर पे है और ये सॉल्वेंट के तौर पे है। दूसरा अगर हम ले सकते हैं कि लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड, यानी हम बोल सकते हैं अल्कोहल प्लस वाटर, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गई। यानी सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तीसरा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर गैस होना मतलब सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम गैस को भरते हैं तो वो गैस कम होता है और लिक्विड ज्यादा होता है। तो सोडा वाटर इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। रेड पे नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? तो यहां पर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये तीनों क्लियर हो गया। अच्छा, सॉलिड सॉल्यूशन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि सॉल्वेंट के तौर पे क्या है? लिक्विड है। ठीक है, अब यहां जाओ, यहां सॉल्वेंट के तौर पे है सॉलिड, तो पहला लिखेंगे सॉलिड इन सॉलिड। तो पहला वाला जो नाम लेंगे वो सॉल्यूट का होगा, दूसरा वाला सॉल्वेंट का होगा। तो मान लो तुम अगर सॉल्ट और NaCl को मिला, सॉरी शुगर और NaCl को मिला दिए, वो भी एक सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड है। या एलोए, जैसे मान लो गोल्ड हम ले रहे हैं तो गोल्ड में प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें कॉपर मिलाया जाता है, तो वो भी केमिस्ट्री में हमारे लिए एक सॉल्यूशन है। ब्रास, ब्रोंज, ब्रास ब्रोंज इज एग्जांपल ऑफ स्टील, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट होते हैं सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो जिसको मिलाया जाता है, जैसे गोल्ड में कॉपर मिलाया जाता है तो गोल्ड ज्यादा होता है, कॉपर कम होता है। ठीक है, तो गोल्ड
गोल्ड सॉल्व नहीं, गोल्ड सॉल्यूशन, तो दोनों के अमाउंट दोनों सॉलिड फेज में होते हैं, तो उसको हम बोल देंगे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। अब ये अजीब सा बात है कि लिक्विड कम होना और सॉलिड ज्यादा होना, ये कैसा एग्जाम्पल हो गया कि लिक्विड कम होना और सॉलिड ज्यादा होना। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमलगम। अमलगम के अंदर सोडियम और मर्क्यूरी को मिलाया जाता है, जिसमें मर्क्यूरी लिक्विड फेज में होता है और सोडियम सॉलिड फेज में होता है। मर्क्यूरी का अमाउंट कम होता है और सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको बोल देंगे कि लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी सॉलिड ज्यादा है और लिक्विड कम है। क्लियर हो गया होगा। तीसरा है गैस इन सॉलिड। अब ये कैसा एग्जाम्पल आ गया कि सॉलिड ज्यादा होगा और गैस कम होगा, तो हमने सुना ही नहीं कि गैस और सॉलिड को कैसे मिला सकते हैं। तो हम मिला सकते हैं, आगे ऑर्गेनिक में आएगा कि प्लेटिनम के प्लेट पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, H2 एब्जॉर्ब, H2 एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनम प्लेट, जिसको हम ऑक्लूजन बोलते हैं, ऑक्लूजन। तो हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम के प्लेट पे ऑब्जर्व करवाया जाता है, तो प्लेटिनम सॉलिड फेज में होता है और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, और दोनों जब मिक्स हो जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि गैस का अमाउंट कम है और सॉलिड का अमाउंट ज्यादा है, तो एक टाइप के सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं ऑक्लूजन। तो ये हमारा, तो ये सॉलिड बाद में नाम क्यों लिया गया, देखो जो बाद में नाम लिया जाएगा सोच लेना सॉल्वेंट है। अब तीसरा है गैसियस, यानी सॉलिड इन गैस। अब ये कैसा एग्जांपल आ गया कि सॉलिड कम होगा और गैस ज्यादा होगा, तो हाँ है ना, डस्ट। डस्ट में सॉलिड कम होता है और एयर का पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, तो डस्ट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, वो भी हमारे लिए केमिस्ट्री का सॉल्यूशन ही है। अगर हम बात करें लिक्विड, लिक्विड इन गैस, ठीक है, तो लिक्विड कम होना और गैस ज्यादा होना, ये कैसा एग्जांपल है कि लिक्विड कम होगा और गैस ज्यादा होगा। तो हाँ है, हम डेली लाइफ में बॉडी डिओड्रेंट यूज करते हैं, फॉग, क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। तो फॉग में क्या होता है, या विंटर सीजन में एयर ज्यादा होते हैं और उसमें छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स पड़े रहते हैं, तो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स कम होते हैं और एयर ज्यादा होता है, उसको हम बोल देंगे कि लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन है वो। तीसरा अगर हम बात करें गैस इन गैस, तो ये तो हम जानते हैं गैस को गैस में मिक्सचर, जैसे एयर है, एयर में बहुत सारा गैस मिक्स है, तो एयर हमारे लिए एक मिक्सचर का काम करेगा। तो इस तीन तरह टोटल हमने 9 बना दिया, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। अगर मैं इसका कंक्लूजन यहां लिखूं, ठीक है, कंक्लूजन अगर मैं लिखूं क्या लिख सकता हूं, सॉलिड इन सॉलिड, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, 3 टाइप का ये हो गया, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, 3 ये हो गया, और सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस, टोटल 9 टाइप का हो गया। 3 4 3 7 9, तो टोटल 9 टाइप के हमें इस तरह का सॉल्यूशन मिल गया। अब इस पे क्वेश्चंस तुम्हें पूछा जाता है बहुत ज्यादा, सीटी नीट वगैरह में भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। कैसे आएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछेगा अमलगम इज एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन में लिखा रहेगा सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन गैस, 4 ऑप्शन दे देगा।
तो अब तुम्हें जानना पड़ेगा कि अमलगम किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो अमलगम इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। पूछा जाएगा फॉग इज एग्जाम्पल ऑफ, तो फॉग इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस। पूछा जाएगा कि सोडा वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इसको सोडा वाटर को बोलेंगे गैस इन लिक्विड। पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व ऑन प्लेटिनम प्लेट, तो हम बोलेंगे कि गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल्स दे के तुमसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछता है और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आते हैं। क्लियर हो गया सबको? तुम लिख लिए विशाल, विशाल कोहली, अभी पेन तुम्हारा काम नहीं कर रहा है? हाँ लिखते रहो। आयोडीन आयोडीन ये कौन है? चिम्स,
चलो लिख लिए होगे। क्वेश्चंस बता दिया ना किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अक्लूजन, अक्लूजन मतलब जब हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम के प्लेट पे ऑब्जर्व कराया जाता है उस प्रोसेस को अक्लूजन बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये कौन कौन आ रहा है? मुन्ना भाई मिर्जापुर देख के आए क्या? हेडिंग डालना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी हम उसमें जो 9 टाइप पढ़े तो 9 टाइप में से एक टाइप हमने उठाया और वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसमें हम देखेंगे कि जब सॉलिड को इसके अंदर सॉल्युबल हो रहा था तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे। तो नीचे लिखना, अच्छा फैक्टर अफेक्टिंग के पहले एक दो और पॉइंट्स लिखेंगे हम कि सॉल्युबल सब्सटेंस, हम सॉल्यूट घुल गया, हम नहीं घुले, सॉल्यूट डिजोल्व हो गया, स्प्रिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस। और तीसरा है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो कोई पढ़ते पढ़ते घुल जाता है, कोई कुछ घुल जाता है, कुछ घुलता नहीं है, कोई घुलता ही नहीं है, तो डिजोल्व हो जाता है। कैसे हम मानेंगे कि कौन सा सब्सटेंस डिजोल्व यानी सॉल्युबल है और नहीं है? तो अगर हम बोलेंगे कि इफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, इफ सॉल्यूट डिजोल्व 1 ग्राम इन मोर देन 1 ग्राम, मोर देन 1 ग्राम इन 100 ml, ये हमारे लिए एक पैमाना हो गया कि अगर कोई भी सॉल्यूट 100 ml में 1 ग्राम से ज्यादा डिजोल्व है तो हम उसको बोलेंगे कि वो सॉल्युबल है। होता ना कि पार्शियल सॉल्युबल है, ये कंप्लीट सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। तो अगर कोई भी सॉल्यूट 1 ग्राम से ज्यादा अगर डिजोल्व है तो हम बोलेंगे वो 1 ग्राम 100 ml में अगर डिजोल्व है तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्युबल के कैटेगरी में है। अगर लेस देन 1 ग्राम, लेस देन 1 ग्राम एंड मोर देन 0.001 ग्राम इन 100 ml में डिजोल्व है
तो हम उसको बोलेंगे कि वो स्प्रिंगली सोलुबल है, मतलब ज्यादा भी सोलुबल नहीं है और कम भी सोलुबल नहीं है। ठीक है, तो सागर सर को भेजिए। और इनसॉल्युबल हम बोलेंगे इफ सॉल्यूट इज लेस डिजॉल्व देन लेस डिजॉल्व्ड देन, ये एक दो को गलत आईडी वाले इसमें एंट्री मारे हैं। इफ सॉल्यूट इज लेस डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, लेस डिजॉल्व देन 0.001, ये इसको इन 100 ml, तो हम उसको बोलेंगे इनसॉल्युबल। ये तीन कैटेगरी है, तो तीन कैटेगरी को यहां पर हम ये एक बार एंट्री करने के बाद ना उसको लॉगिन अलाउ हटा दीजिए यहाँ से। मिला गया? स्प्रिंगली सोलुबल 100 ml में होगा। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं ना कोई चीज सोलुबल है, कोई स्प्रिंगली सोलुबल है, कोई इनसोलुबल है, तो हम एक वहां पर पैरामीटर्स मान लेते हैं, यहाँ पर हम एक पैमाना मान लेते हैं कि हाँ इतना अगर डिजोल्व है तो हम सोलुबल के कैटेगरी में रखेंगे, अगर उससे कम है तो इनसोलुबल के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको? चलो, तो अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालना, फैक्टर अफेक्टिंग solubility of solid in liquid, factor affecting solubility in liquid, factor affecting solubility of solid in liquid। तो तुम पहले सोचो कि एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर अगर डिजोल्व किया जा रहा है तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालेगा, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालेगा? अगर एक फैक्टर सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व, जैसे मान लो NaCl ही है, तो NaCl को अगर पानी में डिजोल्व कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट डालेगा वो हमें बताना है। तो बताओ सोच सोच के कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट डालेगा। सिद्धांत एक आया, टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड फैक्टर बताओ, कंसंट्रेशन,
किसका कंसंट्रेशन? ये कौन है? प्रेशर। मुझे मालूम था कोई ना कोई प्रेशर भेजेगा। हाँ, जॉय कोरे ने भेजा है साइज ऑफ पार्टिकल्स। गधे है, साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गया कम होगा, उससे सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेचर ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट बोलते तो चलता भी। साइज से क्या लेना देना है? तो हाँ, किसी ने प्रेशर भेजा था कि प्रेशर, अभी तुमसे बोला कि तुम्हें पागल लोग बोलेंगे अगर तुम NaCl को पानी में डिजोल्व करोगे या प्रेशर लगाओगे तो लोग तुम्हें पागल बोलेंगे, प्रेशर क्यों लगा रहे हैं? तो सॉलिड और लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहा। लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स में 7 पॉइंट में लिखवाया था मैंने कि सॉलिड इन लिक्विड या सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। और वो भेज रहा है साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स से क्या लेना देना है? तो हम यहां पर लिखेंगे टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्रेशर का नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड है। तीसरा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये नेचर मतलब पोलर डिजोल्व पोलर, यानी दोनों पोलर होना चाहिए, तो उसमें ज्यादा डिजोल्व होता है। ठीक है, तो प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम बात करें टेम्परेचर का, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जहां टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वहां सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, मतलब इसी केस में, सॉलिड इन लिक्विड ही केस में। ठीक है, तो जैसे हम NaNO3 या KNO3 या NaCl, इन सबको अगर हम डिजोल्व करें पानी में, तो पानी में जब डिजोल्व करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक होता है। ये होता है, सॉरी, ये होता है एंडोथर्मिक, एक्सो नहीं, एंडोथर्मिक होता है। और ध्यान रखना, एंडोथर्मिक में थोड़ा सा केमिकल उसमें चले जाओ, केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। किसके लिए? एंडो के लिए। तो जब इनको हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक के लिए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, फॉरवर्ड भागेगा। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक्सो होते हैं। ठीक है, यहां मुझे अभी एग्जांपल नहीं याद आ रहा है, तो तुम्हारे जो 12th का टेक्स्ट बुक है, तुम टेक्स्ट बुक परचेज कर लो अपने बोर्ड वाले, तो मैं एग्जांपल कल लिखवाता हूं। कुछ एग्जांपल जैसे एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी, एक्सोथर्मिक के लिए सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। एक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका एक ही एग्जांपल KNO3 कुछ ऐसा, KNO3 तो इसमें लिखा है, तो एग्जांपल्स कल लिखवाऊंगा। टेक्स्ट बुक परचेज कर लो, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग भी तुम्हें चीजें ध्यान में रखना है, उसके एक्सरसाइजेज भी बनाने हैं। ठीक है, ये नहीं कि नीट तो है ही अपना, उसके साथ साथ हमें बोर्ड के अकॉर्डिंग भी देखना है। तो टेक्स्ट बुक वगैरह डाइजेस्ट नहीं लेना है तो टेक्स्ट बुक अभी परचेज कर लो। और अभी एक ही टेक्स्ट बुक है, पहले 2 हुआ करता था, अब तो एक है, तो एक परचेज कर लो। ओके, NCERT नहीं है, स्टेट बोर्ड, NCERT देते